नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आने वाले वर्षों में भी यहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहां स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लोकेशन पूछा गया है कि किस कॉन्टिनेंट में आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है बताइए? अंटार्कटिका होगा, एशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा या नॉर्थ अमेरिका होगा? इसका सही उत्तर आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में और पूरी संभावना है कि आपके आने वाली परीक्षा में भी यहां से प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला तो हमने ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात कर ली। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख गया। इसी के साथ साथ कुछ डेजर्ट्स देख लीजिए आप लोग। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आपका गिब्सन डेजर्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गिब्सन डेजर्ट कहां पर है, आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है। इसी तरीके से ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है। और यहां पे किम्बर्ले प्लेटू आप याद रखना। तो ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसके ऊपर गिब्सन डेजर्ट और यहां पे किम्बर्ले प्लेटू। ठीक है, पठार, प्लेटू मतलब पठार। यहां पर एक चीज और आप याद रखिएगा, मूरे और डार्लिंग नदी के बारे में ये भी पूछा जाता है। डार्लिंग नदी और मूरे नदी आपकी कहां फ्लो करती है? तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। तो इतने पॉइंट्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और भी संभावना भी है कि आने वाले परीक्षा में भी यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पूछा गया है। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ ईस्टर्न यूरोप को क्या कहा जाता है? प्रश्न ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है टैगा, फिर टुंड्रा, फिर म्यूडोस, फिर उसके बाद स्टेपीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेपीज। ठीक है, तो यहां पे जो ईस्टर्न यूरोप में आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। अब यहीं पर हम कुछ और ग्रासलैंड्स को भी देख लेते हैं ताकि अगर इन ग्रासलैंड से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएं तो आप उनको गलत मत करिए। देखिए क्लास, हर सेशन में हम 15 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद नोटिस कर रहे होंगे इन 15 प्रश्नों के साथ हम कितने फैक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं पेपर में और पूरी संभावना है प्रश्न बनेंगे यहीं से। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को नोट भी करते हुए चलिए आप लोग। तो यहां पे देखिए हम कुछ और ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, घास मैदानों की बात करते हैं। जैसे पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया, स्टेपीज आपका कहां पर है? यूरोप में है। ठीक है, ऑप्शन में आपको यूरोप दिया रहेगा। पूछताछ आपका कहां पर है? हंगरी में है। प्रेरीज पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरीज कहां पर है? ठीक है, हिंदी में भी ये हिंदी में ही लिखा रहेगा इस तरीके से, तो इसमें परेशान मत होइएगा। ये आपका यूएसए में मिलता है। पूछा जाएगा पेरिस कहां मिलता है? तो यूएसए में। इसी तरीके से पेम्पास कहां पर? अर्जेंटीना। ठीक है, फिर वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका, फिर डाउन ऑस्ट्रेलिया, फिर कैंटरबरी आपका न्यूजीलैंड, उसके बाद सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और टैगा कहां पाया जाता है? यूरोप और एशिया में। तो ये ऊपर के रीजन में आपके मेनली पाए जाते हैं। इधर का रीजन, ऊपर का रीजन अगर हम देखें तो यहां पर पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। मैच द कॉलम के फॉर्म में भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से कि आपको दे देगा पेरिस, दे देगा पेम्पास, दे देगा डाउन, दे देगा और यहां पे यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको मैच करिए। तो अगर आपको पता होगा जो पेरिस है वो यूएसए में, डाउन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो आप आराम से मैच कर लोगे। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, यहां से प्रश्न बनते हैं और बनेगा भी, मैं आपको बता रही हूं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न आपका क्या है? दक्षिण अमेरिका
ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यह पूछा गया है। द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, यहां पे ऑप्शन आपका दिया गया है कोटोपेक्सी, माउंट कोटोपेक्सी पहला ऑप्शन है, दूसरा माउंट एटना है, फिर माउंट एकांकुआ है, फिर उसके बाद माउंट किलिमंजारो है। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन क्या है, माउंट एकांकुआ। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन है। अब यहीं पर आप देख लीजिए माउंट कोटोपेक्सी कहां है, तो ये आपका इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है। नोट डाउन कर लीजिए क्लास, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, ऑप्शन से भी प्रश्न बन सकता है, पूरी संभावना है। आने वाले वर्ष में आपसे पूछ ले माउंट कोटोपेक्सी कहां स्थित है, तो आप याद रखोगे इक्वाडोर में। ठीक है, माउंट एटना कहां है, इटली में। यहां पर भी मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो टेट परीक्षा हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो बीईओ हो, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, प्रश्न यहां से बनते हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा होगा। और इसके पहले जो ग्रासलैंड घास मैदान के बारे में मैंने आपको बताया है, वहां से भी हर साल एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो सब नोट डाउन करते हुए चलिए। फिर किलिमंजारो आपका कहां है, तंजानिया में है, तंजानिया में। इतनी बातें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम और हाईएस्ट पीक देख लेते हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की। जरा आप इधर देखिए इस फिगर को, जो जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूं उसको तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा गया साउथ अमेरिका के बारे में, तो आपको दिखा माउंट एकांकुआ। ठीक है, ये देखिए। फिर ये किलिमंजारो आपका तंजानिया, मैंने आपको बताया, जो कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यहां पे माउंट ब्लैंक याद रखेंगे आप। एशिया में देखिए एवरेस्ट, जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड भी है। अगर आपसे कभी पूछे कि हाईएस्ट पीक कौन सी है वर्ल्ड की माउंटेन की, तो आप एवरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर भारत में पूछे तो आप K2 लगाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। फिर ये देखिए एल्ब्रूस, ये यूरोप की, ये आप समझ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका है जहां का एकांकुआ। ठीक है, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है जहां पे किलिमंजारो। यहां पे आपको देखिए माउंट ब्लैंक, और इधर यूरोप में आपका एल्ब्रूस, इधर एशिया में ये आपका एवरेस्ट। इनको आप याद रखेंगे। यहां पे देनाली याद रखेंगे, नॉर्थ अमेरिका की। प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे हाईएस्ट पीक से। जो जो मैंने आपको बताया है इतने पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह क्लास। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से किस में क्लोरोफिल पाया जाता है? क्या पूछा गया है? क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये प्रश्न है। इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है यूग्लिना, हाइड्रा, जेलीफिश या साइकॉन। इसमें से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा? तो अगर आपने कभी भी यूग्लिना का फिगर देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते थे। अब मैं आपको फिगर के थ्रू इसको समझाती हूं। यहां पे देखिए ये यूग्लिना का आपका फिगर है। यहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ही आपके क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, और क्लोरोफिल्स जो होते हैं ये आपके पिगमेंट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो ग्रीन टेक्सचर आता है, जो ग्रीन पिगमेंटेशन आता है, वो क्लोरोफिल की वजह से आता है। और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है आपका, और इन्हीं ग्रीन पिगमेंटेशन की वजह से, इसी क्लोरोफिल की वजह से आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस भी होता है। इतनी चीजें क्लियर। तो अब आप याद रखिएगा, पेपर में कभी भी आपसे ये प्रश्न रिपीट किया जाए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि हमने इसको एक फिगर के माध्यम से देखा है, और आपको हमेशा याद रहेगा यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसी के थ्रू प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसको कि हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसके के थ्रू प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। इसी वजह से उनको हम क्या कहते हैं? वो आपके पादप हैं, प्रोड्यूसर्स हैं प्लांट्स। चलिए अब दूसरी चीज आप देखिए यहां पर। यहां क्या है? प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। यूपी का एग्जाम आप दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय आपका पशु कौन है?
तो इस इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? सारस है। सी इसका सही ऑप्शन है। मोर आपका नेशनल बर्ड है, इतना पता होगा ना, बचपन से पढ़ रहे, राष्ट्रीय पक्षी है ये, नेशनल बर्ड। तो पेपर जब भी करने बैठिए तो पेपर के क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। बच्चे क्या करेंगे, यहां पे पिकॉक देखते ही टिक लगा देंगे, नहीं, यहां पे स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश पूछा गया है जो कि आपका सारस है। अगर नेशनल बर्ड पूछा गया होता तब आपका पिकॉक होता, मोर होता। यहां पर हम कुछ और फैक्ट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह देख लीजिए, इस तरीके का होता है, 2 मछली होती है, ठीक है, धनुष होता है। तो हो सकता है पेपर में आपसे प्रश्न पूछे राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें दिखती है, तो आप याद रखिएगा, मछलियां हमने देखा, यहां पे धनुष देखा। फिर इसी तरीके से देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? आपका अशोक वृक्ष है। याद रखिएगा, पेपर यहां में क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, जैसे उन्होंने पूछा राजकीय आपकी पक्षी कौन थी, हो सकता है पूछ ले राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक का नाम आप याद रखेंगे। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास में आपको बताए जा रहे हैं, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, नोट करते हुए चलिए। और अगर आप इस पूरे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। इन सारे पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन करते हुए चलिए। मैं फिर कहूंगी, भले ही हम 15 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं एक क्लास में, लेकिन उन 15 प्रश्नों के साथ हम कई तरीके के और फैक्ट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपकी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? ठीक है, क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। तो हार्मोन की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि कौन सा हार्मोन कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। तो यहां पे पहला ऑप्शन आपका क्या है? पैराथार्मोन, फिर थायरॉक्सिन, फिर प्रोलैक्टिन, फिर सोमेटोट्रोफिन। ठीक है, अब इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है मैं आपको बता दूं। इसका ऑप्शन आपका पैराथार्मोन, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो जब भी आपका ये प्रश्न आएगा तो आप याद रखेंगे पैराथार्मोन जो है ये एक तरीके का हार्मोन है जो कि कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन रखता है। अब यहां पे 3 की और की बात की गई है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है ये आपका थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है, अगर आपको पता होगा यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। इट स्टिमुलेट द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल। आप समझिए जहां पर भी लेक्टिन वर्ड है ना, ये लेक्टिन, ठीक है, हिंदी वाले भी ध्यान से समझिएगा, इसमें शिकायत मत करिएगा। लैक्टिन शब्द जहां पर भी है तो कहीं ना कहीं वो मिल्क से रिलेटेड होता है। लैक्टोज, लैक्टिन, ये सब क्या है? ये मिल्क के प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, मिल्क से रिलेटेड कोई टॉपिक बात करते हैं। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोमोट द मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल। अब देखिए सोमेटोट्रोफिन ये क्या करता है? इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ऑल द टिश्यूज इंक्लूडिंग द बोन। तो आप याद रखिएगा सोमेटोट्रोफिन जो होते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। अगर इस हार्मोन की कमी किसी में हो जाती है तो इंसान बोना हो जाता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो इतनी चीजें याद रखिएगा क्लास। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन में कितने फैक्ट्स को डिस्कस किया, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब यहां पर देखिए ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, बोला जा रहा है। ओजोन परत की मोटाई किस उससे मापी जाती है? यूनिट पूछ रहा है। द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। तो यहां पर पहला ऑप्शन आपका किलोमीटर दिया है, तो आप सभी को पता होगा किलोमीटर लेंथ की यूनिट है। ठीक है, तो यहां पे ओजोन लेयर की तो मेजरमेंट हम नहीं करेंगे। डॉप्सन, ठीक है, फिर आपका फैथम दिया है और फिर लाइट ईयर दिया है। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है डॉप्सन। डॉप्सन याद रखिएगा क्लास,
ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, और पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट किया जा सकता है। तो यहां पे याद रखिएगा, डॉप्सन के थ्रू हम क्या करते हैं, ओजोन लेयर की मेजरमेंट करते हैं, ये उसकी यूनिट है। अच्छा, ये फैदम जो आपका है ये किसके मेजरमेंट में यूज होता है, तो यहां पे हम जब सी लेवल, मेनली ओशियंस में जब आप डेप्थ को मेजर करते हैं ना, डेप्थ को, हम डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन से यूनिट का यूज करते हैं, फैदम का यूज करते हैं, ठीक है। और किलोमीटर, लाइट ईयर तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। बोला गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात की गई है, नाइट्रोजन स्थिरता की बात की गई है। आर फाउंड इन द रूट ऑफ, अब यहां पे आपका वीट दिया है, पैडी दिया है, पल्सेस दिया है, गेहूं दिया है, धान दिया है, दलहन की फसलें दी है, और दिया है ऑल ऑफ द अबव, सारे। तो इसमें सही ऑप्शन आपका क्या है, सही ऑप्शन आपका है पल्सेस। पल्सेस, दलहन की जो क्रॉप्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अब इसको भी थोड़ा सा और समझते हैं ताकि आप कभी गलत ना करें। यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, मैं इधर आती हूं, ये देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा है। यहां पे आपको ये रूट्स दिख रही होंगी, ठीक है। रूट्स में छोटी छोटी नोड्स होती हैं, नोड्स ऐसे गांठें होती हैं, ठीक है। ये गांठें क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। और यहां पर आपके कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिनको कि हम राइजोबियम बैक्टीरिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, राइजोबियम, या ये क्या लिखा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो आप याद रखिएगा इस नाम को भी, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ये पहला चीज आप याद रखोगे। दूसरा, राइजोबियम बैक्टीरियाज आपके प्लांट्स में कहां पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, स्टेम में पाए जाते हैं। तो आप याद रखोगे ये जो रूट्स होती हैं, रूट्स के जो नोड्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं, उसमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक फैक्ट और आप जानिए, जैसे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ऐसे ही एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्स 78%, इसका डायरेक्ट कंजप्शन नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है। तो हमेशा इसके लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है जिसमें से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक क्रिया है। ये चीज समझ में आना, डायरेक्टली ये नाइट्रोजन नहीं कंज्यूम किया जा सकता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, ठीक है। हमेशा नाइट्रोजन को हम लोग अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए आपको पूरा नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आपको कभी किसी और क्लास में जरूर पढ़ाऊंगी। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स, जो मैंने आपको बताया है, ऑफ अ पल्सेस, दाल की फसलों में, ठीक है। पल्सेस की बात कर रहे हैं हम, पीस की बात कर रहे हैं, आपकी मटर हो गई, ग्रीन ग्राम्स हो गए, एक्सेट्रा। द बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड प्रोवाइड इट टू द प्लांट्स टू एब्सॉर्ब इट। यही चीज आपकी हिंदी में भी लिखी गई है। देखिए ये क्या है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथिकाओं में, नोड्स में राइजोबियम नामक जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है आपका, उसका स्थिरीकरण कर फसल की पैदावार बढ़ाने में सहायक है। राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग होने वाले एक जैव उर्वरक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 9वें प्रश्न को देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है, ठीक है। ईडेबल फंगस की बात की गई है, इनमें से कौन सा आपका ईडेबल फंगस है। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग मतलब बायोलॉजी नहीं पढ़ा है आपने तो आप याद रखिएगा, जो ये गैरिकस जो है आपका, यहाँ पे पहला ऑप्शन गैरिकस, जो पहला ही ऑप्शन आपका दिया गया है, यही सही ऑप्शन है। गैरिकस मेनली आपके मशरूम की तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, जिनको कि कंज्यूम भी किया जा सकता है, जो कि ईडेबल फंगस होते हैं, जिनको खाया जा सकता है। तो ये मशरूम की तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, गैरिकस।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स आर फाउंड इन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है सुंदरबन, तीसरा है रेगिस्तान डेजर्ट, फिर चौथा है वर्षावन मतलब रेन फॉरेस्ट पे। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं वो मेनली आपके सुंदरबन में पाए जाते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूं, ये कोस्टल एरियाज में आपके पाए जाते हैं। देखिएगा आप यहाँ पे इस तरीके के ये होते हैं, पानी में ये पाए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा मैंग्रोव्स की जो रूट्स है ये आपको ये इस तरीके की कुछ है, बाहर भी निकली हुई है। और ये अगर हम भारत के नक्शे में देखें, इंडिया के मैप में देखें, तो मैंग्रोव्स आपके कोस्टल एरियाज में है। आप देखोगे अभी यहाँ पे देखो, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटका में, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे मैंग्रोव्स आपके मिलते हैं। अगर इस प्रश्न में आपको इतना पता था कि मैम ने बताया था कि जो मैंग्रोव्स है वो मेनली कोस्ट एरियाज में आपके दिखते हैं, कोस्ट लाइन में आपके दिखते हैं, तटीय स्थल पर दिखते हैं। ऐसे जैसे भारत के नक्शे की हम बात करें, तटीय स्थल पर कोस्टल एरियाज में आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, तब भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। हिमालयन रीजन नहीं होगा, डेजर्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, रेन फॉरेस्ट भी नहीं होगा। यहाँ पर मेनली हमारा इधर कोस्टल एरिया, और अगर आप भारत के मैप में देखेंगे तो इधर वेस्ट बंगाल, इधर बांग्लादेश के बीच में आपका सुंदरबन डेल्टा है। अभी उसको भी हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं। तो ये देखिए, अब यहां पर एक दो चीजें आप और देख लीजिए। अगर हम मैंग्रोव कवर स्टेट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको इधर वेस्ट बंगाल के साइड दिखेगा, जो जितना गाढ़ा है वो दिखा रहा है कितनी डेंसिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप गुजरात में, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ठीक है, फिर आपके अंडमान निकोबार में, फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इधर के एरिया में। ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, यही आपका, यहीं पर आपका सुंदरबन डेल्टा भी है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये सुंदरबन डेल्टा है जहां पे मैंग्रोव्स आपके पाए जाते हैं। और क्लियरली देखना है तो इस फिगर में देखिए। अब यहां पर कुछ और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं सुंदरबन डेल्टा के बारे में। हो सकता है आने वाले साल में प्रश्न यहां से पूछ लिया जाए। अब देखिए, सुंदरबन भारत तथा बंगाल बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा है। पहला प्रश्न यहीं से पूछ लेगा आपसे। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, जो सुंदरबन डेल्टा है वो आपका किन 2 देशों के बीच में है? तो आप याद रखेंगे अपना भारत, इंडिया, इंडिया में वेस्ट बंगाल में अगर हम देखते हैं, और बांग्लादेश की बाउंड्री पे ये डेल्टा बनता है, ठीक है। पहला प्रश्न यहां से बनेगा। दूसरा प्रश्न आपका क्या बन सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप याद रखोगे सुंदरबन डेल्टा। उसमें 2-3 डेल्टे के ऑप्शन दे देंगे और आपको याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? आपका सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला है। बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन बनता है। और यहां पे कौन कौन सी नदियां प्रमुख रूप से हैं उनका नाम याद रखिए, गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा और आपका मेघना, ठीक है, याद रखिएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है ये सुंदरबन डेल्टा। अच्छा, मैंने इसके पहले वाली क्लास में आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सांगपो को हम भारत में किस नाम से जानते हैं, कि ये कौन सी नदी है आपकी? तो अगर आपने ध्यान से उस क्लास को देखा होगा तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो देखिए, अब चीजों को कोरिलेट भी करते चलिए। इसकी पहले वाले क्लास में जो फैक्ट्स बताया, आज के क्लास में जो फैक्ट बता रही हूं, कोई फैक्ट जो दोनों जगह कॉमन है, सबको एक जगह नोट डाउन करते हुए चलिए। इससे जानते क्या है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न सारे सॉल्व कर लिए, मुझे सब आता है, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड और प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी मुझे आते हैं। तो पूरी संभावना है कि मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। तो इस तरीके का एटीट्यूड भी बनाइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वें प्रश्न को देखिए। आवृत्त बीजी पौधे, ठीक है, आवृत्त बीजी पौधे निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? पूछा गया त्रिगुणित संरचना किसमें है। अगर मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं तो त्रिगुणित, ठीक है, ट्राइप्लॉइड की बात किया जा रहा है। तो कुछ पार्ट्स दिए गए हैं एंजियोस्पर्मस प्लांट के, एंजियोस्पर्मस प्लांट के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें से पूछा गया है किसका स्ट्रक्चर आपका ट्रिप्लॉइड के फॉर्म में होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी जानते होंगे तो एंडोस्पर्म जो है आपका
भ्रूणपोष जो है उसका स्ट्रक्चर ट्रिप्लॉइड के फॉर्म में होता है, त्रिगुणित फॉर्म में होता है। इसका आंसर क्या है? डी है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको ज्यादा परेशान करते हैं, आपको लगता है कि पेपर में हमसे नहीं लगेगा, तो फिगर देख लिया करिए, ठीक है? तब आपके दिमाग में छवि बन जाएगी और पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर ये क्वेश्चन रिपीट करेगा तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, यहां पे निम्नलिखित में से किस कुल में, ठीक है, भित्ति लगन बीजान्यास पाया जाता है? पेरिटल प्लेसेंटेशन की बात की गई है इसमें, पेरिटल प्लेसेंटेशन की बात की गई है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहां पे आपका सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ब्रेसिकेसी, ठीक है, फिर मालवेसी, फिर एस्टोरेसो, फिर सालिनेसी दिख रहा है आपको। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर आपका है ब्रेसिकेसी, ए आपका सही है। ब्रेसिकेसी इसका आपका सही है। ब्रेसिकेसी जो आपके जो प्लांट्स होते हैं इसमें आपके पेरेंटल प्लेसेंटेशन पाए जाते हैं, ठीक है? अगर आपने सरसों का पेड़ देखा होगा, सरसों का पेड़ आपका ब्रेसिकेसी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात की गई है। अनऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, एंड प्रोडक्ट की बात की गई है, अंतिम उत्पाद की बात की गई है, ठीक है? कि अनऑक्सी श्वसन, देखिए एनएरोबिक है, ठीक है? एनएरोबिक मतलब अनऑक्सी मतलब आपका ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है? नहीं है। और अगर आपका एरोबिक दिया रहता तो हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये चीज याद रखिएगा। तो एंड प्रोडक्ट में मेनली आपको इथाइल अल्कोहल मिलता है, ठीक है? लेकिन थोड़ी सी मात्रा में ग्लूकोज भी मिलता है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए और आप ग्लूकोज और इथाइल अल्कोहल में कंफ्यूज हो तो आप इथाइल अल्कोहल को ही मार्क करिएगा, ठीक है? ये चीज आप याद रखिएगा। ये वाली परीक्षा आपकी निरस्त कर दी गई थी जिसके वजह से इसका उत्तर नहीं आया। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक में आपके ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यूज होता है, ठीक है? और एनएरोबिक में आपका ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है। पहली चीज तो यहीं पे आप देख लीजिए, ठीक है? यहां पे लोकेशन अब पूछा जा सकता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है, तो ये आपका साइटोप्लाज्म में, ठीक है? ये क्रिस्टे ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया में आपके होते हैं, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको तो ये चीज बहुत इजी लग रही होगी, लेकिन जो आर्ट साइड के या मैथ साइड के होंगे उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगी इन पॉइंट्स को ध्यान से एक जगह नोट कर लीजिए, बहुत डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट ही प्रश्न बनेगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न यहां से बना था कि एन प्रोडक्ट में क्या मिलता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हुई थी। तो यहाँ पे आप इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल की ही हम बात करें, इथेनॉल लिखा, इथाइल अल्कोहल मिलता है आपको, ठीक है? और लैक्टिक एसिड और CO2, ठीक है? और जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे CO2 और वाटर मिलता है। अब हो सकता है आने वाली परीक्षा में क्वेश्चन आपके एरोबिक रेस्पिरेशन से पूछ ले और उसके एंड प्रोडक्ट की बात कर ले, तो आप याद रखोगे यहाँ पर CO2 और H2O मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और यहाँ पे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड। इतनी चीजें याद रखेंगे आप। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन किस में ज्यादा होता है, तो आप याद रखोगे एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है? यहां पे देख रहे हैं लॉट्स ऑफ एनर्जी, यहां पे लिटिल एनर्जी, बस इतनी चीजें। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये क्या है आपका 1906 में। सबसे पहले आप ईयर इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है अगली बार पेपर में यही प्रश्न पूछ ले और आपसे ये ना पूछे कि इसकी स्थापना किसने की थी, आपको ईयर पूछ ले कि किस साल में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो आप 906 याद रखेंगे। तो 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ठीक है? Who established the Indian Women University in Mumbai? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है।
तो यहां पर आपके पहला ऑप्शन दिया है आत्माराम पंडुरंग, दूसरा डीके कार्वे, तीसरा महादेव गोविंद राणे और चौथा आपका केशव चंद्र सेन। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है? डीके कार्वे। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डीके कार्वे ने 1906 में इंडियन विमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई में इसकी स्थापना की थी, एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है इनका नाम, दूसरा फैक्ट आपको ईयर याद रखना है 1906 906, और तीसरी चीज आपको मुंबई भी याद रखना है। ठीक है, इतना फैक्ट। अब हम कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे आत्माराम पंडुरंग की बात करते हैं। आत्माराम पंडुरंग आपके किस चीज से रिलेटेड है? यहां पे मैं आपके लिए लिख देती हूं, प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज से। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, प्रार्थना समाज से। ठीक है, दूसरा देखिए एमजी रहाणे, महादेव गोविंद रहाणे को ही मैं एमजी रहाणे कह रही हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये किस चीज से रिलेटेड है आपके? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सोशल कॉन्फ्रेंस से। हो सकता है पेपर में आपसे पूछ ले इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड कौन है, तो आप याद रखेंगे एमजी रहाणे, महादेव गोविंद रहाणे। प्रार्थना समाज से आत्माराम पंडुरंग, और ये कौन है? केशव चंद्र सेन। ये आपके भारतीय ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप याद रखेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो केशव चंद्र सेन की बात करेंगे आप। ठीक है, इतनी पॉइंट्स आप यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 प्रश्न को आप देखिए, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है किन भगवान से? द फेमस रथ यात्रा ऑफ पुरी इज एसोसिएटेड विद, पहला ऑप्शन है भगवान राम से, लॉर्ड रामा से, फिर दूसरा भगवान विष्णु से, ठीक है, लॉर्ड विष्णु, तीसरा भगवान शिव से, लॉर्ड शिवा, फिर भगवान जगन्नाथ से, तो लॉर्ड जगन्नाथ। अगर आपने थोड़ा सा भी न्यूज सुनते होंगे, आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं जगन्नाथपुरी ना, जगन्नाथपुरी जी का नाम आपने सुना होगा। तो यहां से भी आप इस ऑप्शन को कर सकते थे कि डी इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले प्रश्न को देखिए, जैसे कि हर क्लास में हम डिस्कस करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? ऑन विच रिवर बैंक द नासिक कुंभ मेला इज हेल्ड एट? सिंपल क्वेश्चन है जिसमें कि पूछा गया है नासिक मेला जो है वो आपके किस नदी के किनारे लगता है? पहला ऑप्शन है शिप्रा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है गोदावरी और चौथा है ताप्ती नदी। तो इसका सही उत्तर आपका है गोदावरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है संध्या क्या है? ठीक है, संध्या, व्हाट वाज संध्या? पहला आपका है भजन है कि अखबार है, राजनीतिक दल है कि धार्मिक संस्था है, न्यूज़पेपर है कि पॉलिटिकल पार्टी है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है? संध्या क्या है? तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन होगा तो संध्या न्यूज़पेपर है, ठीक है, अखबार है। और अगर मैं आपसे यहीं पे एक और प्रश्न आपसे पूछूं कि भारत में पहला न्यूज़पेपर कौन सा था और उसको किसने प्रकाशित किया था? ठीक है, तो आप याद रखेंगे बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट। ठीक है, और इसको पब्लिश किसने किया था? जेम्स हिक्की ने। ये पॉइंट यहां पे नोट कर लीजिए आप, यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसको एक जगह नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद, मतलब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, में कुल सदस्यों की कितनी संख्या है? स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश? डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है आप आंसर दे सकते हैं, नहीं पता है तो फिर गलत हो जाएगा। 100 सदस्य हैं, 100 मेंबर हैं, 110, 80 या 104, कितने सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में?
बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 सदस्य हैं, ये डायरेक्ट प्रश्न है। अगर मैं आपसे पूछूं उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में, हम असेंबली की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने विधान परिषद की बात की है, मैं यहाँ पे विधानसभा की बात कर रही हूँ, ठीक है। विधान परिषद में आपके 100 है और विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं, 403 मेंबर हैं, ठीक है। कहीं कहीं 404 दिया गया है, तो वहां पे एंग्लो इंडियंस के लिए प्रावधान था जो कि आपका हटा दिया गया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को बाद में डिलीट कर दिया गया। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स आप लोग और देखिए, 6 और स्टेट्स हैं जहां पर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 और स्टेट्स में है, उन स्टेट्स का नाम भी एक जगह आप लोग नोट कर लीजिए। पहला यहां पर आपका आंध्र प्रदेश, देखिए आप लोग, इसमें हिंदी और इंग्लिश में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस आप याद करिए कि हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की है। यहां पर देखिए हमने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात की थी कि उत्तर प्रदेश में कितने मेंबर हैं, आपने बोला 100 मेंबर है, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। विधान परिषद, अब हम बात कर रहे हैं और किन किन स्टेट में आपके विधान परिषद है, तो आप याद रखिए आंध्र प्रदेश में है पहला, दूसरा कर्नाटका में है, थर्ड तेलंगाना में है, यहां पर लिखा भी हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है। तो 6 हो गए आपके ना। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन 6 राज्यों के नाम आप याद रखिएगा क्लास, प्रश्न यहां से भी बन सकता है। और कहां से प्रश्न बन सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं लेजिस्लेटिव काउंसिल की फॉर्मेशन की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आप याद रखेंगे 169, आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169 में आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है, विधान परिषद की बात की गई है, ठीक है। और इन 6 स्टेट्स में ही खाली आपके विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। ये अपर हाउस होता है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो 30 आप याद रखेंगे, ठीक है, 30 मिनिमम एज। और साथ ही साथ अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर कितने समय के लिए होता है, तो 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। और ये आपका अपर हाउस है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पर देखिए मेंबर्स किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज तो है नहीं इसमें जो बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, हिंदी में सब समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी तक जो आपको बताया 6 में आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, विधान परिषद है, फिर वो कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया आर्टिकल 169 में बात की गई है। फिर मिनिमम एज कितनी है, 30 होनी चाहिए इसके मेंबर की। फिर कितने साल के लिए इनका टेन्योर क्या होता है, ठीक है, 6 साल का होता है। अब और देखिए यहां पर 1/3 जो इसके मेंबर्स होते हैं वो आपके इलेक्टेड होते हैं, कहां से, लोकल बॉडीज से। 1/3 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोकल बॉडीज से आपके इलेक्टेड होते हैं, जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज से, ठीक है, पंचायत से, ग्राम पंचायत से, पंचायत समिति से, यहां से 1/3 मेंबर्स इसके इलेक्ट होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज 1/3 मेंबर्स जो आपके इलेक्ट होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, विधानसभा से। जिस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसी की विधानसभा से 1/3 मेंबर्स जो है आपके इलेक्टेड होते हैं। फिर इसके बाद 1/6 मेंबर्स जो होते हैं दे आर नॉमिनेटेड। कौन उनको नॉमिनेट करता है, गवर्नर नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर को, ठीक है। और वो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, जिनकी के पास स्पेशल नॉलेज होती है या फिर एक्सपीरियंस होता है किन फील्ड्स में, जैसे लिटरेचर में या फिर साइंस में, विज्ञान में उनके पास नॉलेज है, आर्ट्स में, द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स में या फिर सोशल सर्विस में। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से 1/12 जो मेंबर्स होते हैं दे आर द पर्सन जो कि ग्रेजुएट, ठीक है, जो ग्रेजुएट्स हैं आपके, हु आर ग्रेजुएट ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग रिसाइडिंग इन दैट स्टेट। और 1/12 जो मेंबर्स बचे आपके दे आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स,
समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप याद रखिएगा, वैसे इतना डीप में आपसे पूछेगा नहीं, तब भी मैंने आपको बता दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में कुछ चीजें, ठीक है। विधान परिषद के बारे में मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 169 याद रखेंगे आप, उन 6 स्टेट्स का नाम याद रखेंगे आप, साथ ही साथ आप एज याद रखेंगे, मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बता दिया टेन्योर 6 साल का होता है, और यहां पर आप 1/3 जो मेंबर्स हैं आपकी 1/3 मेंबर्स आपकी लोकल बॉडीज से अपॉइंटेड होंगे, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो आपके कहां से अपॉइंटेड होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज से, ठीक है। लोकल बॉडीज और लेजिस्लेटिव असेंबलीज से अलग अलग 1/3। फिर उसके बाद 1/6 मेंबर्स को गवर्नर आपका नॉमिनेट करेगा, 1/12 मेंबर्स आपके मेनली ग्रेजुएट्स होंगे, और जो 1/12 मेंबर्स आपके बचे वो आपके टीचर्स या जो फैकल्टीज हैं उनमें से अपॉइंट किए जाएंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ चलिए, इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किस तारीख से आपके इफेक्ट में आया? तो ये है 26 जनवरी 2002। और यहीं पे अगर आपका प्रश्न पूछा जाता कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस वर्ष आपके नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया, तो आप तारीख याद रखेंगे 22 जुलाई 1947, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात की गई है, तो वो 26 जनवरी 2002। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका क्या है? जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? द सॉन्ग जन गण मन वॉज एडॉप्टेड its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on which date? ठीक है, डेट पूछा है तो इसका सही उत्तर आपका है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, ठीक है। और नेशनल एंथम जनगण मन को लिखा किसने था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेम ऑफ द स्पीकर इन द 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है पूछा जा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? स्पीकर का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर है ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। अगर यहां पे मैं आपसे पूछूं कि स्पीकर के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आर्टिकल 93, ठीक है। ये भी पॉइंट यहां पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल? भारत में राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन है पूछा जा रहा है। इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष आपका कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, प्रधानमंत्री होता है। अगर मैं आपसे कहूं इंटर स्टेट काउंसिल की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आर्टिकल 263। देखिए यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है, हो सकता है आपसे इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें और आर्टिकल दे दे, ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा आर्टिकल 263 आप लोग दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के यहां पे क्या लिया? सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार होता है, ठीक है। बोला गया है amongst the following while performing the duties who shall have the right of audience in all the court in the territories of India, ठीक है। किसके पास ये अधिकार होता है? पहला है आपका भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसको कि हम कैग कहते हैं। दूसरा है लोकसभा का स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। तीसरा आपका है भारत का महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल की बात की गई है।
फिर चौथा है आपका भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका आपका आंसर क्या है? अटॉर्नी जनरल को ये पावर होती है कि वो कहीं पर भी एज अ ऑडियंस की तरह बैठ सकता है, वो भारत के किसी भी कोर्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अटॉर्नी जनरल के पास राइट होता है, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती, किस जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? ये एक डायरेक्ट प्रश्न है। द डिस्ट्रिक्ट वेयर द गंगा रिवर एंटर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। पहला आपका दिया गया है मेरठ, दूसरा बुलंदशहर, तीसरा मथुरा और चौथा बिजनौर। इसका आंसर आपका सही है बिजनौर। बिजनौर इसका सही उत्तर है। बिजनौर से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर? पहला आपको गंगटक दिया है, दूसरा चंबल दिया है, बेतवा दिया है, केन दिया है। ठीक है, तो इसका बोला गया है कि कौन यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, तो गंगटक जो है वो आपकी यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ठीक है, ये आपकी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? गंगा की। जरा इधर देखिए आप लोग, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, यहां पर अगर आप देख रहे होंगे ये जो रिवर है दिख रही है, ये देखिए, ये आपका गंगा है, गंगा रिवर है। अब गंगा को अगर हम देखें, यहां पर देखिए आप, ये गंगा में आपकी गोमती आके मिल रही है, तो अब आप याद रखेंगे गोमती। ठीक है, फिर उसके बाद घाघरा, फिर गंगटक दिख रहा है, गंगटक यहीं से आपका क्लियर हो गया, गंगटक। फिर इधर देखिए कोशी, दिखा आपको? ठीक है, और अगर आप यहां पे देखेंगे, दिखा आपको? यहां पे अगर आप देखिए यमुना नदी को, तो ये वाली जो नदी है, एक मिनट, ये देखिए, अब मैं यहां पे कलर थोड़ा चेंज करती हूं आप लोग के, ये कौन सी नदी है? ये यमुना रिवर है, यमुना रिवर। यमुना रिवर में आप देखिए ट्रिब्यूटरीज, देखिए इधर चंबल, इधर आपको बनास दिख रहा है, यहां बेतवा दिख रहा है इधर, ये देखिए ये यमुना, और ये आपकी क्या है? गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज आपको दिख गई, गोमती, घाघरा, गंगटक, कोशी, इधर सब। ठीक है, इधर देखिए ये आपकी यमुना है, यमुना में आपको इधर बनास, चंबल, बेतवा दिख रहा है, तो ये देखिए आपकी केन, ये सब आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी हो गई। चल, तो यहां पर आपको उत्तर, सही उत्तर मिल गया। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट इंडियन पीक? ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की गई है। मैंने आपको पहले भी सेशन में बताया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी K2 है, K2 है। ठीक है, अगर एशिया की बोला गया होता, एशिया की, तब आपकी एवरेस्ट होती। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको और भी हाईएस्ट पीक्स के बारे में बताया था, जैसे अकांकागुआ के बारे में बताया था साउथ अमेरिका में, वो चीज आप रिवाइज कर लीजिएगा वहां से। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी चीज हमने डिस्कस किया है इसके पहले वाले क्लास में। देखिए क्लास, मैंने आपको बताया था, जब भी मैं आपको ये 15 प्रश्न पढ़ाती हूँ, 15 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, इनके साथ में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस है कि वहां से प्रश्न बनेंगे। तो यहां पर आप देखिए, द प्लेटू विच इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहां पे अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। कोलोराडो, किम्बर्ले, ठीक है, कंटगा, फिर उसके बाद पेंटागोनिया। तो यहां पे क्या है आपका? किम्बर्ले प्लेटू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। अब हम कुछ और प्लेटूज को यहां पर देख लेते हैं, ताकि अगर पेपर में यहां से प्रश्न बने तो आपके गलत ना हो। देखिए यहां पे ये आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। थोड़ा सा आप लोग जगहों को पहचाना करिए, मैप को देखा करिए ये। ठीक है, तो किम्बर्ले प्लेटू आपका यहां पर है। इतनी चीज क्लियर हुई। फिर इसके बाद अब आप यहां पर देखिए, यहां पे कटंगा, ये देखिए कटंगा, ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो यहां पर आप याद रखोगे इसको, जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूं बस उनको याद रखिए अभी आप। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आप देखिए भारत में यहां पे डेक्कन ट्रैप है, इतना तो आपको पता ही होगा। यहां पे आप देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है,
नॉर्थ अमेरिका है ये, नॉर्थ अमेरिका में कोलोराडो, हो सकता है पूछे पेपर में कोलोराडो कहां है, तो आप याद रखेंगे नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। फिर यहां पर आपको ये साउथ अमेरिका दिख रहा होगा, साउथ अमेरिका में यहां पे एंडीज है, आपकी एंडीज पर्वत शैली है, थोड़ा सा ये सब समझने की कोशिश करिएगा, ये एंडीज पर्वत शैली है, ठीक है। यहां पर ही आपका पेंटागोनिया है, ये यहां पे पेंटागोनिया दिख रहा है, तो अगर पेंटागोनियन पूछेगा तो ये आपका साउथ अमेरिका में है, अगर आपका पूछेगा कोलोराडो तो वो नॉर्थ अमेरिका में है, कटंगा पूछेगा तो वो अफ्रीका में है आपका, इधर आपका ये हो गया डेक्कन ट्रैप भारत में हो गया, किम्बर्ले ऑस्ट्रेलिया में हो गया। इतनी चीजें क्लियर, इन प्लेटूज को, इन पठार को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का वो जिला, उत्तर प्रदेश का वो जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, बोला है नहीं है बुंदेलखंड पठार का। तो पहला आपका दिया गया है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन, तो पहला आपका है हमीरपुर, दूसरा ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी, ठीक है। यहां पे अगर आपको बुंदेलखंड रीजन आपने ढंग से देखा होगा तो आप तभी इसका उत्तर दे सकते हैं। आपका इसका सही उत्तर है मिर्जापुर, मिर्जापुर इसका हिस्सा नहीं है। अब हम इसको समझते हैं इसके थ्रू, देखिए यहाँ पे ये आपका बुंदेलखंड रीजन है जो कि मध्य प्रदेश में भी आता है, ये जो हल्के हरे रंग, ये जो हरा रंग है ये आपका मध्य प्रदेश के रीजन दिखा रहा है, इधर जो येलो रंग है ये आपके उत्तर प्रदेश के रीजन दिखा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ललितपुर है इसका हिस्सा बुंदेलखंड रीजन का, देखिए इधर ललितपुर इसका हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए झांसी है, जालौन है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा है और चित्रकूट है। अब यहाँ पर आप क्या काम करोगे, थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, इन डिस्ट्रिक्ट्स के भी नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है अगली बार यही प्रश्न आपसे पूछा जाए और ऑप्शंस बदल दे, तो आप याद रखिएगा यहां से मैम ने स्टार्ट किया था ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, ये सब आपके बुंदेलखंड रीजन में आते हैं। नोट कर लीजिए एक जगह, एक दो बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएगी, एक ही बार में सब नहीं याद होगा, धीमे धीमे बार बार रिवाइज करने में चीजें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए 29th क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन आपका क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड, निम्नलिखित राज्यों में किसमें दुधवा उद्यान आपका स्थित है, ये पूछा है। पहला दिया है उड़ीसा, दूसरा दिया है मध्य प्रदेश, तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश और चौथा दिया है उत्तराखंड। तो अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, तो आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते थे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपसे मध्य प्रदेश के बारे में बात किया था और वहां के नेशनल पार्क के बारे में बात किया था, और मैंने आपको बताया था पेंच, बांधवगढ़, माधव, ठीक है। फिर उसके बाद आपका पन्ना, ये सब कहां पर है, ये सब आपके मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स हैं। देखिए क्लास चीजों को रिवाइज करेंगे तो दिमाग में चीजें बैठती जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया है कि नेशनल पार्क से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अभी 4 क्लासेस में ही हमने देखे कि 2-3 प्रश्न आपके नेशनल पार्क से डायरेक्ट पूछे गए, तो इसकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए और मैं भी आपको प्रोवाइड जरूर करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, मेटूर डैम जो है वो आपका किस नदी पर है, मतलब मेटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। पहला गंगा दिया है, दूसरा कावेरी दिया है, महानदी दिया है और सतलज दिया है। तो मेटूर डैम जो है वो आपके किस नदी पे कंस्ट्रक्टेड है, ये आपके कावेरी नदी पर है, ठीक है। कावेरी नदी पर कंस्ट्रक्शन किया गया है इसका। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स आपको ज्यादा एक्स्ट्रा बताए जाते हैं उन पॉइंट्स को एक जगह नोट करते हुए चलिए, ताकि आपका जो रिवीजन है वो आसानी से हो सके, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे इसी तरीके से। रिकॉर्ड एग्जाम के साथ बने रहिए। नमस्कार।